गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने हाउ टू कैलकुलेट एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ये हमने थोड़ा सा एक क्वेश्चन के थ्रू हमने समझा था। और प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने समझाया था कि हमारे बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन में, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में। अगर आप देखेंगे तो 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। और एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल होता है। इंटरनल लायबिलिटी जो होती है वो प्रोप्राइटर के प्रति बिजनेस की होती है कैपिटल के रूप में, मतलब कैपिटल जो है वो उस पे क्लेम करता है प्रोप्राइटर। तो आज हम जो है कुछ ऐसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स लेंगे जिनके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा एसेट जो है वो इक्वल होता है लायबिलिटीज के। बहुत आराम से धीरे धीरे हम इसको समझेंगे और कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक ट्रांजेक्शन्स को मैं क्लियर करती हुई चलूंगी आप लोग को। तो सबसे पहला हमारा जो बिजनेस में, मैं पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। शॉर्ट में लिखती हूँ क्योंकि बोर्ड मेरा बहुत छोटा है तो समझाने में मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी। तो पहला ट्रांजैक्शन आपके दिमाग में क्या आता है? एक बिजनेस स्टार्ट किया हमने, तो सबसे पहले क्या चीज की जरूरत होगी हमें? कैश की। नेचुरली हमें कैश की जरूरत है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो हमारे अकाउंट्स में आता है वो यही आता है कि स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज सो एंड सो। तो यहाँ पे मैंने एक पहला जो ट्रांजेक्शन लिया है, स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 5 लाख। उसका इम्पैक्ट हमारा क्या पड़ता है एसेट्स और लायबिलिटीज पे, इसको हम समझेंगे। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। कुल 9 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसपे कि हमारा पूरा अकाउंट जो है वो बेस्ड है। समझ गए? वो कौन कौन से 9 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स है उसी को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 5 लाख। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से। ये एसेट हो गया हमारा और ये लायबिलिटीज हो गई। इन दोनों पे मेरा क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रांजेक्शन का? तो कैश मेरे पास कितना हो गया? 5 लाख रुपीज कैश हो गया। और जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया जिस पैसे से, वो मेरा क्या है? कैपिटल है, लायबिलिटी है वो, जो कि प्रोप्राइटर को वापस करना है बिजनेस को। समझ गए? तो यहां पे मैं कैपिटल लिख लूंगी और यहाँ भी 5 लाख रुपीज। तो दोनों साइड हमारा जो है 5 लाख रुपीज से इंक्रीज हुआ। एसेट साइड भी इंक्रीज हुआ 5 लाख से और कैपिटल भी इंक्रीज हुआ 5 लाख से। तो हमेशा कभी भी जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं कभी भी, तो हमारा सबसे पहला ट्रांजेक्शन यही होता है। कुछ इसमें और एडअप हो जाते हैं, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 5 लाख, विद गुड्स रुपीज 20,000। तो इस तरीके से कुछ हमारे ट्रांजेक्शन्स एडअप कर सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लिख लेती हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स को शॉर्ट में ए लिख देती हूँ, और इंक्रीज इन कैपिटल सी। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इस तरीके से हुआ। अब दूसरा ट्रांजेक्शन है हमारा कि गुड वर्थ रुपीज 50,000 परचेज ऑन क्रेडिट। यहाँ पे देखिए क्रेडिट उसने मेंशन कर दिया है कि परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पे लिया है 50,000 रुपए का गुड्स। तो एक क्रेडिटर हमारा इंट्रोड्यूस हो गया, एक बंदा ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ जिसने उधार पे मुझे पैसा दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और क्रेडिटर इज ऑलवेज लायबिलिटी। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये लिखा होता है कि गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 परचेस्ड, या ये लिखा होता है परचेज फ्रॉम राम, परचेज फ्रॉम श्याम, इस तरीके से नाम लिखा होता है इंडिविजुअल का, तो भी हम उसको क्रेडिट परचेज ही मान के चलेंगे। कैश जब तक नहीं लिखा हुआ है तब तक हमें ये नहीं मानना है कि कैश पे परचेज हुआ है।
कैश क्लियरली लिखा होगा तो ही हम ये समझेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कैश पे ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर लिख दिया है गुड वर्थ ₹50,000 परचेस्ड ऑन क्रेडिट। परचेज फ्रॉम राम लिखा होता तो भी हम क्रेडिट ही मान के चलते। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 50,000 का गुड्स आया, एसेट्स है, गुड्स यानी स्टॉक हम बोलते हैं, गुड्स को स्टॉक बोलते हैं। तो ये स्टॉक एक यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, कितने अमाउंट का आया, 50,000 का। ठीक है, 50,000 का स्टॉक मेरे पास आ गया। और यहाँ पे क्या हुआ, लाइबिलिटीज में एक क्रेडिटर हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, कितना, 50,000। ठीक है, तो इस केस में क्या इम्पैक्ट पड़ा एसेट और लाइबिलिटीज पे, एसेट जो है वो 50,000 से इंक्रीज हो गया और लाइबिलिटीज जो है वो भी 50,000 से इंक्रीज हो गया। यहां पे मैं क्या लिखूंगी, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। क्लियर। थर्ड मेरा ट्रांजेक्शन है कि विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए उसने ये पर्सनल यूज नहीं वर्ड यूज किया होता, पर्सनल यूज की जगह उसने ड्राइंग यूज किया होता, तो भी हमारा सेम ट्रांजेक्शन रहेगा, सेम हमारा पर्सनल यूज का मतलब ही मैंने आपको समझाया है टर्म्स में, ड्राइंग होता है। तो विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। 10,000 के लिए उसने पैसा, 10,000 रुपीज उसने पैसा कैपिटल से निकाला। तो कैपिटल से निकाला तो यहाँ पे नेचुरली माइनस हो जाएगा 10,000 कैपिटल में से, और यहां पर भी कैश जो है वो माइनस हो जाएगा 10,000। समझ में आया, यानी कि 5 लाख रुपए की देनदारी थी अभी प्रोप्राइटर के प्रति, लेकिन अब कितने की हो गई देनदारी, क्योंकि 10,000 तो उसने ऑलरेडी निकाल लिया, तो अब उसकी देनदारी बची सिर्फ 4,90,000 रुपए के लिए। तो इम्पैक्ट ये पड़ा कि डिक्रीज इन एसेट्स एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन लायबिलिटीज। तो थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा जो है वो दोनों साइड में डिक्रीज कर रहा है। एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। नेक्स्ट है हमारा पेड टू क्रेडिटर्स ₹20,000। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिटर हमारा 50,000 था, हमें देना था क्रेडिटर को 50,000 रुपीज, वो कह रहा है कि 20,000 रुपीज पे कर दिया। तो नेचुरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20,000 रुपीज माइनस हो जाएगा, माइनस 20,000 रुपीज। कहां से इसने किया, कैश से ही देगा ना नेचुरली, तो कैश हमारा कम हो जाएगा, माइनस 20,000 रुपीज। तो ये इम्पैक्ट हमारा क्या पड़ा, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। देखिए कैपिटल पे कभी भी अगर हमारा इनकम होता है, कैपिटल बढ़ता है, कौन सी केस में बढ़ेगा, जब प्रॉफिट होगा तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा, और अगर लॉस होगा तो हमारा कैपिटल कम होगा। यानी कि आज अगर मैंने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है और ईयर एंडिंग में अगर मेरा 5 लाख 6 लाख रुपए हो जाता है सपोज, तो वो 1 लाख रुपीज जो है वो मेरा प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है, तभी मेरा कैपिटल जो है वो बढ़ के 6 लाख रुपए हो गया। और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में क्या होगा कि 6 लाख रुपए से वो देनदारी हो जाएगी बिजनेस की प्रोप्राइटर के प्रति। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹1 लाख। मशीनरी परचेज किया बिजनेस के लिए 1 लाख रुपीज से कैश देकर, तो नेचुरली क्या होगा, हमारा कैश यहाँ पे 1 लाख रुपीज से रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि मैंने कैश दिया है। और एसेट साइड में ही हमारे पास एक नया आइटम आ गया, क्या है वो, मशीनरी। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी
मशीनरी 1,00,000। तो इसका इम्पैक्ट आपने देखा क्या पड़ा, एसेट्स में और लायबिलिटीज में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसका एसेट में ही एसेट इंक्रीज भी हुआ और एसेट डिक्रीज भी हुआ। यहाँ पे ये 1,00,000 ऐड हुआ है और 1,00,000 माइनस हुआ है कैश में से। तो नॉर्मली बच्चे क्या समझते हैं कि इम्पैक्ट अगर डुअल एस्पेक्ट हुआ तो दो एस्पेक्ट तो हुए, दो इफेक्ट तो हुए, लेकिन वो सोचते हैं कि एक एसेट साइड में इफेक्ट होगा और एक लायबिलिटी साइड में होगा या कैपिटल साइड में होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों इफेक्ट जो है वो एसेट साइड में भी हो सकते हैं, दोनों इफेक्ट जो है वो कैपिटल में भी हो सकते हैं और दोनों इफेक्ट जो है वो लायबिलिटी साइड में भी हो सकती है। तो ये आप अपने माइंड में क्लियर रखिएगा कि, और इसीलिए यहाँ पे ही जब गलती बच्चे नॉर्मली यहीं पे करते हैं कि अच्छा एक तो ये इफेक्ट यहाँ हुआ, दूसरा इफेक्ट मैं वहां पे कर लूंगा तो मेरा जो है इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। नहीं, आपके दोनों इफेक्ट यहाँ पे भी पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हम मेंशन करेंगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एसेट्स। एक ही ट्रांजैक्शन है जो एसेट को इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। समझ गए? नेक्स्ट हमारा है बिल्स पेबल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर ₹2,000। क्रेडिटर हमारा कितना था, 50,000 था। 50,000 में से हमने 20,000 उसको पे कर दिया और अभी उसने 2,000 रुपए और पे कर दिया। 2,000 जो है कोई बिल पेबल को, बिल्स को क्लियर किया उसने 2,000 रुपए से। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल क्लियर किया उसने। यहाँ पे बिल पेबल एक मेरा नया इंट्रोड्यूस हो गया, बिल पेबल कितना, 2,000। समझ गए? जैसे मेरा यहाँ मशीनरी इंट्रोड्यूस हुआ ना, एक 1,00,000 रुपए से एक नया आइटम लिया मैंने, यहाँ पे मैंने एक बिल क्लियर किया तो मैं बिल्स पेबल लिखूंगी 2,000 रुपीज से। और क्रेडिटर से मैंने क्रेडिटर को दिया है तो यहाँ पे क्रेडिटर में भी मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2,000 रुपीज। समझ गए? तो इम्पैक्ट क्या पड़ा एसेट और लायबिलिटीज पे, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। जैसे मशीनरी परचेस किया था तो मेरा इंक्रीज और डिक्रीज एसेट्स पे पड़ा था। अगर मैंने बिल क्लियर किया है तो मेरा इंक्रीज एंड डिक्रीज लायबिलिटीज पे हुआ है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। नेक्स्ट है मेरा इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। अब देखिए ये दोनों इफेक्ट जो है वो कैपिटल पे आएगा। कैसे, मैं समझाती हूँ कि इंटरेस्ट अलाउ किया, 5,000 रुपीज इंटरेस्ट अलाउ किया कैपिटल पे। किसको मिलेगा ये इंटरेस्ट, कैपिटल किसका है, प्रोप्राइटर का है, तो इंटरेस्ट उसी को मिलेगा नेचुरली। तो इंटरेस्ट जब दे रहा है, वो प्रोप्राइटर को दे रहा है, तो वो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ बिजनेस के लिए, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज एन इनकम, तो इनकम है तो वो हमारा ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल से हम प्लस करेंगे 5,000 क्योंकि इनकम है, इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है और किसको, वो उस पैसे को निकाल के हम प्रोप्राइटर को दे रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ, तो इसीलिए हम माइनस भी कर देंगे 5,000 रुपीज। तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल। क्लियर? ट्रांजेक्शन है हमारा कि पार्टनर रिटायर्स and his capital ₹60,000 was not returned and considered as loan to the firm। क्या मतलब हुआ कि दो पार्टनर ने, मान लीजिए एक होलसेल प्रोप्राइटर बस अकेला नहीं है, उसके पास पार्टनर भी है, 2 पार्टनर या 3 पार्टनर ने मिलके ये बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें से एक पार्टनर जो है वो वॉलंटरली या जैसे भी उसने रिटायरमेंट ले लिया और उसने कहा कि उसका जो कैपिटल है, कैपिटल उसने यानी कि इनिशियली जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो उसने वो पैसा उसमें डाला था, कैपिटल उसका 60,000 रुपीज था,
जो कि उसको वापस नहीं किया बिजनेस ने और उसको लोन के रूप में फर्म में ले लिया। उसने कहा कि ये मुझे वापस मत करो, इसे ये मेरा लोन के रूप में रहेगा। या जो दूसरे रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स थे उन्होंने कहा कि आप हमें ये 60,000 लोन के रूप में दे दीजिए। तो इस पे क्या हो गया, पहला एक तो नया इंट्रोड्यूस हुआ कैपिटल। इसमें क्या हो गया कि पार्टनर जो है वो 60,000 कंसिडर्ड एज लोन, तो लोन एक नया आ गया, ठीक है। या फिर आप क्रेडिटर में ही लिख दीजिए, अलग से नहीं लिखने के बजाय हम 60,000 रुपीज क्रेडिटर में ऐड हो गया, ठीक है, 60,000 रुपीज। और यहां पे कैपिटल में से 60,000 माइनस हो गया। उसने कहा कि कैपिटल मुझे वापस मत करो, मुझे जो है वो लोन ले लो। तो यहां से इतने अमाउंट से कैपिटल जो है वो उसकी लायबिलिटी कम हो गई। कैपिटल की जो प्रोप्राइटर को देना था वो उसने यहां से कम कर दिया और यहाँ पे उसने लोन के रूप में क्रेडिटर उसका बढ़ गया। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा यहाँ पे, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन कैपिटल। कैपिटल डिक्रीज हुआ और लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि क्या है, ये लोन है। इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन कैपिटल। जगह नहीं बचा, मेरा एक ट्रांजैक्शन और रहता है, क्योंकि टोटल 9 ट्रांजैक्शंस हैं जो कि ऑल ओवर बिजनेस में यही ट्रांजैक्शन चलते हैं। अच्छा, पेमेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको हम एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में बहुत जो काम आते हैं, उनकी भी हम एक क्लास इलस्ट्रेशन के साथ हम समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को रिसिप्ट और पेमेंट्स का, एडजस्टमेंट एंट्रीज के कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझाऊंगी। अभी मैंने ये सिंपल आप लोगों को 9 ट्रांजेक्शन समझा रही हूँ। तो नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है कि पार्टनर लोन ऑफ ₹50,000 हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। अब ये जस्ट इसका अपोजिट हो गया। 50,000 का लोन था एक पार्टनर का, उसने लोन दे रखा था, जिसको कि कन्वर्ट कर दिया गया कैपिटल में। तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना, 50,000 रुपीज, और लोन में से माइनस हो जाएगा 50,000। लोन उसने हटा दिया, लोन को उसने बोला कि मेरे कैपिटल में इंट्रोड्यूस कर दो, यानी कि वही पैसा जो है मुझे वापस ना करके तुम कैपिटल में डाल दो, बिजनेस में डाल दो। कैपिटल यानी बिजनेस में डाल दो। तो 9 ट्रांजेक्शन हमारा क्या कहता है, इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। कैपिटल एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। अब जब आप इसका टोटल करेंगे तो आप इसका टोटल करके देखिए कि टोटल जो है वो सेम आएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका टोटल करिए और चेकआउट बताइए मुझे कि इसका सम जो है वो सेम आया या कुछ गड़बड़ है इसमें, करेक्ट। ठीक, तो आज का क्लास हम यही फिनिश करते हैं। आप इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो 2-3 रिपीट करिए, सेम टाइप का क्वेश्चन आप रिपीट करिए अपने बुक से, और कहीं पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करूंगी। कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे, और डिस्क्रिप्शन में मैं ये क्वेश्चन मेंशन कर दूंगी, आप लोग उसमें से देख लीजिएगा। थैंक यू।